हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के कुछ बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन को। जी हाँ, आज हम लोग ग्रामर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज का पहला सवाल लेते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। विदाउट का मतलब होता है के बिना, और ये जो है क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। अम्ब्रेला का जो उच्चारण है वो वॉवेल के जैसा हो रहा है, अम्ब्रेला। इसका साउंड कैसा बाबू, वॉवेल के जैसा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव है प्लस वर्ब का क्या है, तीसरा रूप है, और प्लस ऑब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से जो है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको टेंस भी पहचानने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको टेंस पहचानने आता है तो अब देखिए यहाँ से हम लोगों को सुटेबल आर्टिकल चुनना है। तो यहाँ पर जो है सुटेबल आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो सुटेबल आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एन। ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला का मतलब होता है कि वह बिना छाता के आया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गंगा इज सेक्रेड रिवर। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और रिवर मतलब क्या होता है बाबू, नदी। आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर जो है वह आपका ये सेक्रेड एडजेक्टिव है, और रिवर क्या है बाबू, कॉमन नाउन है। रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गंगा जो है वह नदी का नाम है, और हम लोगों को कंसेप्ट बताया गया है कि नदियों के नाम के पहले हम लोगों को दी आर्टिकल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना बाबू, दी आर्टिकल का प्रयोग। तो नदियों के नाम के पहले डी आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो दी आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, और गंगा एक पवित्र नदी है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर का मतलब होता है गंगा एक पवित्र नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, उसके पहले लगा हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो है मोस्ट ब्यूटीफुल आपका सुपरलेटिव डिग्री है। क्या बाबू, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ये हम लोगों को बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करना है, द का। यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है, कॉमन नाउन है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कॉमन नाउन है। और सी जो है वह क्या है बाबू, ये जो है वह आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वह सबसे सुंदर लड़की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको आर्टिकल चुनना है, और सेंटेंस जो है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बाबू, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू, ए आर्टिकल का। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहचानेंगे कैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है,
सबसे पहले तो इसका सिंबल देख करके हम लोग पहचान लेंगे, दूसरा इसका मीनिंग से पहचान लेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना खूबसूरत दृश्य है यह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और हाँ, ये आप याद रखेंगे, इस पैटर्न से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको एकदम मिस मत कीजिएगा। जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेंगे आपको, वहां पर ए का प्रयोग करना है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसका उच्चारण वॉवेल के जैसा हो, तो वहां पर आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। क्या होता है बाबू? तलवार। और पेन मतलब तो जानते ही हैं। यहां पर देखिए क्या है कि तलवार भी आपका कॉमन नाउन है और पेन भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है। तो दोनों के जगह हम लोग क्या करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी जो है वह पेन जो है वह स्वॉर्ड से क्या है? ज्यादा ताकतवर है। तो दोनों जगह यहाँ पे क्या लगेगा? द आर्टिकल का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। दे वेटेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको कमेंट करके बताना है इसका टेंस क्या होगा, ये किस टेंस का वाक्य है, ये कमेंट करके बताइएगा। यहां पर देखिए क्या है, फोर आपका प्रीपोजिशन है और फोर प्रीपोजिशन है, और आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये यहां पर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। तो दे वेटेड, उन लोगों ने इंतजार किया, फॉर हर, उसका, फॉर डैश आवर। देखिए यहाँ पे आवर का जो उच्चारण होता है वो वॉवेल के जैसा होता है, और यहाँ पर हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। ये दिखता कॉन्सोनेंट है लेकिन ये प्रोनाउंस कैसा होता है? तो वॉवेल के जैसा होता है। तो वॉवेल के जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एन इज द सुटेबल आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही बिहेव्स लाइक, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बताना है इसका टेंस क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ही बिहेव्स लाइक डैश फुल। फुल मतलब क्या होता है बाबू? मूर्ख। अब वह कैसा व्यवहार करता है? तो मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वह एक मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है। तो ही बिहेव्स लाइक अ फूल, वह एक मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। जब देखिए किसी छोटे नाम की तुलना किसी बड़े नाम से की जाए, जब किसी छोटे नाम की तुलना बड़े नाम से की जाए, बड़े नाम से की जाए, तो बड़े नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब किसी छोटे नाम की तुलना किसी बड़े नाम से की जाए तो बड़े नाम के पहले जो है वह द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्विट्जरलैंड आपका बड़ा नाम है, कश्मीर से बड़ा है स्विट्जरलैंड, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है वह स्विट्जरलैंड के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस पैटर्न से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई लव ट्रूथ एंड डैश। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टोटल ऑब्जेक्ट है। तो जब टोटल ऑब्जेक्ट है ट्रूथ, सच्चाई और ईमानदारी, तो जब ट्रूथ के पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है?
तो आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी यहां पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नो आर्टिकल होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है फॉल्सहुड इज ऑडियस। ऑडियस, फॉल्सहुड इज ऑडियस। अब देखिए ये आपका एडजेक्टिव है। मोस्टली अगर कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू हो, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग जो है वह आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आर्टिकल भी तो एक एडजेक्टिव है, तो डबल एडजेक्टिव का प्रयोग से हम लोग बचें। तो यहां पर जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी नो आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आयशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट होगा जी, ठीक है ना, यानी ये सेंटेंस जो है वह सिंपल पास्ट में होगा। मैं स्पेशली आपको जो है वह सारे सेंटेंस को क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके अंदर सेंटेंस की समझ विकसित हो, टेंस की समझ विकसित हो, क्योंकि टेंस की समझ विकसित होने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सोल्व हो जाएगा। I saw a little dash shivering in the rain। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। क्या होता है बाबू? कांपना। मैंने देखा एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जो है वह वर्षा में क्या हो रही थी? कांप रही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन लड़की कांप रही है, कौन लड़का कांप रहा है, तो प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं। और यहाँ पर आ लिटिल मतलब एक छोटी, तो यहाँ पे आर्मी आपका जो है वह क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एकमात्र विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आई सॉ अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द रेन का मतलब होता है मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा जो है, छोटा लड़का जो है वह बरसात में जो है वह वर्षा में क्या हो रहा था? कांप रहा था। आगे चलते हैं। आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ। एट हिज मदर्स डेथ का मतलब होता है उसकी मृत्यु पर, उसके माँ के मृत्यु पर, उसके माँ के मृत्यु पर। और यहाँ पे हमको चुनना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो कहते हैं कि आई एक्सप्रेस्ड माई डीप, मैंने जो है वह प्रकट किया, माई डीप अपना गहरा। तो अपना गहरा, क्या गहरा प्रकट किया? किसी के माँ के मृत्यु पर लोग क्या प्रकट करता है? शोक प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है, गहरा दुख प्रकट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आई एक्सप्रेस्ड माई डीप सॉरो एट हिज मदर्स डेथ। मैंने उसकी माँ के मृत्यु पर गहरा शोक, गहरा दुख प्रकट किया। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अब आप ही बताओ, कोई किसी के माँ के मृत्यु पर गुस्सा प्रकट करेगा क्या? मर्सी का मतलब दया होता है, कोई दया क्या प्रदर्शित करेगा? और यहाँ पर लेनियंसी का मतलब होता है क्या? विनम्रता, शालीनता, शिष्टता। अब वहाँ पे विनम्रता, शालीनता, शिष्टता, लचीलापन क्या प्रदर्शित करेगा लोग? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलो। डैश वॉज अ ग्रेट किंग who would always be remembered। यहाँ पे प्रॉपर नाउन चुनना है। क्या चुनना है बाबू आपको? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि कोई जगह का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे राजपूतास, ये पूरा का पूरा जो है वह क्या है? कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है, क्योंकि राजपूत अगर हम बोलते हैं तो पूरे राजपूत का बोध हो रहा। और सोल्जर जो है वह आपका क्या है? तो सोल्जर आपका कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए ये सीता भी आपका प्रॉपर नाउन है और अकबर भी आपका प्रॉपर नाउन है। ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म। अब संभावना इन दोनों की बनती है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे कह रहा डैश वाज अ ग्रेट किंग, यानी कोई किंग है, महान किंग है। तो महान किंग जब भी होगा तो कोई मेल मेंबर होगा, तो मेल मेंबर होगा तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सीता नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा थे। वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, जिन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ डैश ऑफ प्लेयर्स वर चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। चीयरिंग का मतलब क्या होता है? ऑन द प्लेग्राउंड मतलब खेल के मैदान पे। खेल के मैदान पे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो खुशी मना रहे थे।
उत्साह से जो है वह झूम रहे थे। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या करना है, चुनना है। अब देखिए जो खिलाड़ियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ियों का समूह होता है, उस खिलाड़ियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टीम बोलते हैं। खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, टीम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, मतलब खिलाड़ियों के समूह को हम लोग टीम बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा। पैक मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ हॉर्न्स या ग्रुप ऑफ वाइल्ड डॉग्स हम लोग कह सकते हैं। जंगली कुत्तों का जो समूह है उसको हम लोग पैक बोलते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का जो समूह होता है, बंडल ऑफ स्टिक्स या है, छड़ियों का जो समूह होता है, घास भूसा को जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ग्रुप डिनोटिंग वर्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा आप उसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A dash of parrots flew high in the sky। देखिए पैरोट्स मतलब होता है तोते। पैरोट्स मतलब क्या होता है, तोते। अब देखिए तोतों का जो समूह होता है, तोता एक क्या है, पक्षी है। और जो पक्षियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो पक्षियों के समूह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उनको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का समूह। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बंच क्या होता है, बंच क्या होता है जरा देख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ कीज मतलब जो चाबियों का समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर्ड मतलब क्या होता है, हर्ड मतलब होता है कैटल्स का समूह, ग्रुप ऑफ कैटल्स। जैसे गाय भैंस हो गए, इनके जो समूह हैं उनको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग हर्ड बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ही हैज अ फैंटास्टिक डैश ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स। कॉइन्स और स्टाम्प्स का उसके पास, फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार। उसके पास देखिए जब आपके पास बहुत सिक्के हों, अलग अलग ढंग के सिक्के हों या टिकट हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं बोलते हैं इसके पास कलेक्शन अच्छा है, मतलब अलग अलग वैरायटी का चीज़ इसके पास है, अलग अलग जो है वह ह्यू एंड कलर्स का जो है वह क्लॉथिंग है इसके पास। तो वहाँ पर हम लोग जो है जब कोई व्यक्ति के पास कॉइन, सिक्का और स्टाम्प्स, टिकट का संग्रह होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ही हैज ए फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, मतलब उसके पास जो है वह कॉइन और स्टाम्प्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई सेंट अ डैश ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। तो फलों का क्या होता है, टोकरी होता है। तो फलों का क्या होता है बाबू, टोकरी। यहाँ पे भी आपको कलेक्टिव नाउन चुनना है। तो टोकरी का अंग्रेजी क्या होता है, बास्केट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, आई सेंट अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन के लिए फलों का एक टोकरी भेजा। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ अ स्कूल शूज। अभी मैंने बताया क्या है कि मैं अक्षम हूं, मैं नहीं खोज पा रहा हूं कि मेरा जो स्कूल शूज का जो जोड़ा है वो कहाँ है, नए जो स्कूल शूज का जोड़ा है वो कहाँ है, ये मैं नहीं पता कर पा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो जो जूतों का जो समूह होता है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जोड़ा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्लाइट क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ शिप्स, जो पानी वाले जो जहाज होते हैं उनके समूह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। सेट बोलते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। कॉम मतलब कंगा होता है। आगे चलते हैं। वी सॉ अ
डैश ऑफ लायंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। जो शेरों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, जो शेरों का समूह होता है या जो टाइगर का समूह होता है उसको हम लोग प्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्राइड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। मैंने अभयारण्य में जो है वह शेरों का एक झुंड देखा, शेरों का एक समूह देखा। बाकी देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर्ड जो है वह ग्रुप ऑफ कैटल्स होता है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है, अभी मैंने बताया था, आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ कैवलरी, यानी जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज हिज डैश टू योर डिसीजन टू क्विट स्टडीज। देखिए, व्हाट वाज हिज डैश टू योर डिसीजन टू क्विट स्टडीज। अब देखिए यहाँ पर देखिए रिएक्ट, यहाँ पे जो है वह एक वर्ब है और हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन होना है। अब रिएक्टिंग वर्ब का चौथा रूप होगा, रिएक्ट वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पे नन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो जब भी ये स्थान है ये नाउन का स्थान है, तो नाउन का स्थान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों तो वर्ब का फॉर्म है और ये आपका क्या है? नाउन है। तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? टू योर डिसीजन, तुम्हारे निर्णय का, टू क्विट स्टडी, तुम्हारा जो निर्णय है पढ़ाई छोड़ने का, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दिस इज माई बुक एंड दैट इज। देखिए यहाँ पे माई बुक, आप ध्यान से देखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। एक फार्मूला है, एक क्या है? फॉर्मूला है। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, एंड और दैट इज, वह है तुम्हारी, यानी वह तुम्हारी किताब है। तो योर बुक के रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने सिर्फ जो है वह योर बुक के जगह आप यहाँ पे योर बुक अगर लिखते तो नाउन का क्या हो जाता? रिपीटिशन हो जाता। तो इसको रोकने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए सिर्फ हमने क्या कर दिया? योर्स कर दिया। अगर आपने यहाँ पे योर्स लिखा तो ये योर्स जो है वह क्या है? योर बुक है। योर्स बुक का पूरा इसमें जो है वह बुक क्या है? छुपा हुआ है। जी हाँ, इसमें ये छुपा हुआ है, इसको लिखना नहीं है लेकिन छुपा हुआ जरूर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, दे वेयर एंग्री विथ। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे याद रखना है कि एंग्री के साथ क्या लगता है? विद प्रीपोजिशन। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा, और एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन लगता है, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। दे वेयर एंग्री विथ, वे लोग गुस्सा थे। किससे गुस्सा थे भाई? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे। ऑप्शन को देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब तक नहीं होता है जब तक उसके पहले जो है वह उससे रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन ना आ गए हों। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है दे, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको एक साथ ले लेते हैं कि दे वेर एंग्री विद देमसेल्व्स, यानी वे लोग जो है वह खुद से, स्वयं से नाराज थे। फॉर देयर सिली मिस्टेक, अपनी छोटी सी गलतियों के लिए, अपनी बेवकूफ़ी वाली गलतियों के लिए जो है वो लोग स्वयं से, खुद से क्या थे? नाराज थे। यहाँ पे वैसे भी क्या चुनना था हमको? प्रोनाउन चुनना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाय। देखिए यहाँ पे भी क्या चुनना है? प्रोनाउन चुनना है। और कैसा प्रोनाउन चुनना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने लास्ट में जो है वह सफिक्स के रूप में जो है वह सेल्फ
सेल्फ या सेल्फ्स लेते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है कि द ट्रेन केम टू ए हॉल्ट, यानी ट्रेन जो है वह रुकी, बाय इटसेल्फ, स्वयं से, खुद से, अपने आप जो है वह ट्रेन क्या हो गई, रुक गई। तो ट्रेन देखिए क्या है, निर्जीव है, इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे और इट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लीज चेक डैश इज नोइंग एट द डोर, माफ करें नॉकिंग एट द डोर। क्या बाबू, नॉकिंग है। नॉकिंग मतलब क्या होता है, खटखटाना। आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज चेक, कृपया चेक कीजिए, डैश इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो जाहिर सी बात है, एक क्लाउज ये है, दूसरा क्लाउज यहां से क्या हो रहा, शुरू हो रहा। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले कोई नॉमिनेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा या सब्जेक्टिव केस होगा। तो नॉमिनेटिव केस होगा या सब्जेक्टिव केस होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज। तो यहां पे नॉमिनेटिव केस आपके पास एकमात्र विकल्प है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर हु होगा। प्लीज चेक, कृपया चेक कीजिए, हु इज नॉकिंग एट द डोर का मतलब होता है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। एक चीज हमको और याद रखना है, यहाँ से नॉक के साथ एट प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नॉक के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, कहते हैं वीकेंड के लिए आपका प्लान क्या है। यहाँ पे प्रोनाउन चुनना है, सभी प्रोनाउन है, क्लियर है। अब देखिए एक बात, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, अभी मैंने जस्ट बताया। अब ये नॉमिनेटिव केस होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, हुम। तो हुम तो होने से रहा भाई, यहाँ पे ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग पूछते हैं कि वीकेंड का क्या प्लान है। किसी को भी अगर पूछते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना भाई कि इस सप्ताह में, इस वीकेंड में कहाँ जाना है, या इस वीकेंड में क्या प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है तुम्हारी। तो क्या प्लानिंग है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट इज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है फॉर द वीकेंड, वीकेंड के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द किंग डैश गेव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि राजा ने दिया अवार्ड्स पुरस्कार को टू द चिल्ड्रेन, बच्चा को। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे दिखने से साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमको प्रोनाउन चुनना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चुनना है। तो सब्जेक्ट जब आ गया किंग, तो किंग के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन लेते हैं बाबू, ही। और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आएगा जब उससे रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन पहले आ गए हों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैन यू पॉइंट आउट द बुक बिलोंग्स टू यू। अब देखिए सबसे पहले तो एक प्रीपोजिशनल कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि बिलोंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा कि बिलोंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है। कैन यू पॉइंट आउट द बुक, क्या तुम उस बुक को जो है वह निर्देशित कर सकते हो, निकाल सकते हो। डैश बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारा है। अब एक क्लाउज तो यहाँ है बाबू। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले जब भी आएगा तो नॉमिनेटिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आएगा। अब हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो होगा नहीं। हुज पॉजेसिव केस है, ये होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम लोग विच का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो है वह दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कैन यू पॉइंट आउट द बुक दैट बिलोंग्स टू यू, मतलब क्या आप उस किताब को चिन्हित कर सकते हैं जो आपका है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंजू एंड रीता आर माई फ्रेंड्स, अंजू और रीता मेरे दोस्त हैं। आई नो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, एकदम याद रखना है इसको।
और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यानी अंजू एंड रीता आर माई फ्रेंड्स, अंजू और रीता मेरे दोस्त हैं। आई नो डैश वेरी वेल, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। किन है? अंजू और रीता को। तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल होंगे, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? देम होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि वेयर, ध्यान से देखिएगा, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे। देखिएगा, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे, हम लोग आज पिकनिक जाने की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, यहां पे थोड़ा सा वुड छूटा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। वुड यू लाइक टू ज्वाइन डैश, अब यहां पे प्रोनाउन चुनना है। अब ज्वाइन के बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यहां पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, सारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस पिकनिक में शामिल होना पसंद करेंगे, यानी क्या आप हम लोगों से जुड़ना पसंद करेंगे, हमारे साथ पिकनिक में चलना पसंद करेंगे। तो वही बात तो है, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ए पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आज। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे, पिकनिक को ज्वाइन करेंगे, हम लोगों के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अस। क्या हो जाएगा? अस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द आंसर डैश यू गेव इज नॉट राइट। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन चुनना है और कहता है कि उत्तर जो तुमने मुझे दिया, यानी खास उत्तर की बात कर रहे हैं, है ना, कि द आंसर डैश यू गेव मी। यहां पे देखिए एक क्लाउज, अब रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। द आंसर डैश यू गेव इज नॉट राइट, जो तुमने दिया, तो जो के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विच का। तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसका प्रयोग करेंगे? विच का। द आंसर विच यू गेव, उत्तर जो तुमने दिया, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यहां पे विच का प्रयोग करेंगे, और तब इसका अर्थ क्या होता है बाबू? जो होता है। इज नॉट राइट, वह सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चले। ही प्रॉमिस्ड दैट, देखिए यहां पे एक क्लाउज ये है, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट। यहां पे दैट, ही प्रॉमिस्ड दैट, उसने वादा किया कि ही डैश हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा। अब देखिए ये सिंपल पास्ट, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो कैन वाला तो आपका होने से रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि निश्चित रूप से ये सिंपल पास्ट में है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में रहता तो ये सिंपल फ्यूचर में रहता। अब ये सिंपल पास्ट में है तो विल के जगह किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ही प्रॉमिस्ड दैट, उसने वादा किया कि ही वुड वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप देखिएगा अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ सिंपल फ्यूचर रहेगा कंडीशनल सेंटेंस में, और यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेलेक्ट करना है। कहता है कि रेनी सीजन में जो है वह क्या होता है? वर्षा होती है। तो ये तो नेचुरल इवेंट है ना, ये तो हैबिट है, ये तो नेचर है। तो नेचर और हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो नेचर और हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट रेन्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में जो है वह क्या होती है? वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। डैश ही लिव लॉन्ग, ये जो आपका है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या बाबू? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, ब्लेस, कर्स, एटीसी को हम लोग लेते हैं।
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा मे का प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो मे का प्रयोग किया जाता है, आंख बंद करके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप में लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मे ही लिव लॉन्ग, वह दीर्घायु हो, वह ज्यादा दिन तक जिए, ऐसा हम उसको विश कर रहे हैं, ब्लिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी डैश रीड शेक्सपियर, यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। मस्ट नोट, अवश्य नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई, उतने महान हैं शेक्सपियर, तो जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे है मस्ट, अवश्य चाहिए। कुड नॉट, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। नीड का हम लोग डायरेक्ट प्रयोग मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। अब यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी यहाँ पे एक तरह से जोड़ दे करके ये कहा जा रहा है कि वी मस्ट रीड शेक्सपियर। अगर हम चाहते हैं कि हम अंग्रेजी को समझें, लिटरेचर को समझें अच्छे तरीके से, तो शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा, शेक्सपियर को हमको पढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन अप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा। अगर दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा है, एक तो द प्राइस और दूसरा मैंगोज, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो सब्जेक्ट का चयन प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से। अब प्रीपोजिशन का पहला जो है वह पहले क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। द प्राइस सिंगुलर है, द प्राइस ऑफ मैंगोज, यानी आम की कीमत जो है डैश गोन अप, बढ़ गया है, उछाल आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो वर्ब का तीसरा रूप है तो इसके पहले निश्चित रूप से हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये दो विकल्प तो ऐसे ही खत्म। अब देखिए यहाँ पे द प्राइस, चूंकि दो सब्जेक्ट जब प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वर्ब का चयन प्रीपोजिशन के पहले वाले। जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो वर्ब का चयन पहले वाले के अनुसार करते हैं। तो द प्राइस सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हैज। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द समन्स डैश इशूड, इंपॉर्टेंट सवाल है। समन्स का मतलब होता है आदेश, और यहां पर देखिए क्या है, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है क्या, सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी चुनना है, मॉडल या ऑक्सिलरी, तो प्लूरल वर्ब तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द समन्स इशूड, समन्स मतलब आदेश जो है वह क्या कर दिया गया है, निर्गत कर दिया गया है। तो यहाँ पर इज भी सही हो सकता है और वॉज भी सही हो सकता है। अब देखिए आदेश जारी कर दिया गया था या आदेश जारी कर दिया गया है, तो दोनों सही हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी सॉ हिम डैश, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो स्थान है वो वेयर इन्फिनिटिव का, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, वेयर इन्फिनिटिव यहाँ पे क्या है, लिव है। वी सॉ हिम लिव, मैंने उसे जाते देखा, मैंने उसे इस जगह को छोड़ते देखा, मैंने उसे परित्यक्त करते देखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिंस और फोर लगा हुआ है, सिंस 4 के बाद टाइमिंग है। एक बात दिमाग में हम लोगों को बैठा लेना है कि अगर सिंस 4 के बाद टाइम हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ तो हैव लगता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माफ करें ऑप्शन नंबर बी, यानी आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ सुबह से इंतजार करते रहा हूँ या कर रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब कभी भी ऐसा रहे, ध्यान से देखो, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, इसे आप एकदम रट करके याद रखो, एकदम दिमाग में सेट रखो। वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, इस तरह के सेंटेंस में जहां पे पोलाइटनेस दर्शाना हो, जहां पे रिक्वेस्ट दर्शाना हो, वहां पे हम लोग मोस्टली वुड का प्रयोग करते हैं और वो ज्यादा फेयर होता है, ज्यादा सूटेबल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। क्या आप एक सेकंड के लिए खड़ा होना चाहेंगे, या कोई तकलीफ तो नहीं होगी एक सेकंड खड़ा होने में आपको। आगे देखिए क्या है, ही डैश इफ ही हैड टेकन आवर फुट। देखिए यहाँ पे हैड टेकन आवर फुट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है हुआ पास्ट परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरा क्लाउज किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट अकेले नहीं आता, माफ करें पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता, अपने साथ सिंपल पास्ट को भी जनरली चिपका करके चलता है। तो जब एक क्लाउज आपका यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा आपका क्या है, सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, उसने मुझे पूछा कि क्या आपने जो है वह खाना खा लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी कैन डू इट, हम लोग इसे कर सकते हैं। नाउ बिकॉज वी हैव बेटर रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब चुनना है। अब ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब जो होता है, जब कभी भी हम लोग एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अब देखिए वी कैन डू इट नाउ बिकॉज वी हैव बेटर रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है कि हम लोग इसको अब आसानी से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास बेहतर रिसोर्स है, उससे ज़्यादा बेहतर रिसोर्स है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है वह कॉम्पेरेटिवली अगर एडवर्ब को चुने तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वी कैन डू इट मोर इजली नाउ बिकॉज वी हैव बेटर रिसोर्स। हम लोग इसे और आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोगों के पास बेटर रिसोर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, राधा वॉक्स वेरी। अब देखिए राधा चलती है, यहाँ पे भी जगह किसका है, एडवर्ब का है, और एडवर्ब के जो भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप निश्चित रूप से देखिए, हो सके तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राधा वॉक्स वेरी, राधा जो है वो चलती है ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब चूंकि एडवर्ब का स्थान है, ग्रेसफुली का मतलब होता है काफ़ी शालीनता से, काफ़ी अनुशासनात्मक तरीके से, एकदम बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। यहाँ पे भी एडवर्ब चुनना है। कहते हैं कि यदि तुम धूम्रपान नहीं रोकोगे तुम जो है वह क्या पड़ जाओगे, सीरियसली इल हो जाओगे, यानी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगे। तो यदि तुम धूम्रपान नहीं रोकोगे तो तुम गंभीर रूप से क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। जब तक तुम धूम्रपान नहीं रोकोगे, यदि तुम धूम्रपान नहीं रोकोगे तो यू विल बी सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ये तो मॉडल वर्ब है, यहाँ होना नहीं। इफ आपका जो है हुआ क्या है, तो इफ आपका जो है हुआ कंजंक्शन है, बट भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। माला आंसर्ड द क्वेश्चन देन माही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माला आंसर्ड द क्वेश्चन देन माही। यहाँ पे देन है, और देन का प्रयोग जब कभी भी रहे तो समझ जाओ कि उसके पहले कोई कंपैरेटिव वर्ड आने वाला है।
उसके पहले क्या आने वाला, कंपैरेटिव वर्ड। इस प्रकार से आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि जहां पे भी आप देन का प्रयोग देखें समझ जाएं कि उसके पहले कोई कंपैरेटिव वर्ड आने वाला है। और कंपैरेटिव वर्ड अपने साथ ER सफिक्स लाता है। क्या लाता है, ER सफिक्स, या अपने पहले जो है वह मोर प्रीफिक्स लाता है। कंपैरेटिव वर्ड को पहचानना है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में देन हो तो उसके पहले कंपैरेटिव वर्ड, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि कंपैरेटिव वर्ड को पहचानना हो तो अपने साथ वो ER सफिक्स लाता है या मोर प्रीफिक्स लाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी माला आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकर देन माही, यानी माला जो है वह माही से ज्यादा द्रुत गति से, ज्यादा तेजी से प्रश्न का उत्तर दी। आगे चलते हैं। सिमरन स्पेंड्स डैश ऑन हर एसेसरीज देन ऑन एनीथिंग एल्स। यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन है, तो देन है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है, तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे भी कोई कंपैरेटिव वर्ड होगा। मच आपका पॉजिटिव डिग्री है, होगा नहीं। मेनी आपका पॉजिटिव डिग्री होगा नहीं। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा नहीं। आप याद रखिए, मेनी हो या मच हो, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो मोर होता है और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सिमरन स्पेंड्स मोर ऑन हर एसेसरीज देन ऑन एनीथिंग एल्स, यानी सिमरन जो है वह एसेसरीज पर जो है वह बहुत ज्यादा खर्च करती है दूसरे किसी चीज के बजाय। अगले प्रश्न की तरफ चलो। क्वेश्चन है सुरेश वर्क्स डैश ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डैश ऑफ ऑल मतलब क्या है, सबसे अधिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक मेहनत कौन करता है, सुरेश करता है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, किसका प्रयोग, सुपरलेटिव वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरेश वर्क्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल। क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे कठिन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ गुड टीचर इज डैश रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पैसिव केस, ये ध्यान देना है। अब देखिए इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है। अब जो अच्छे टीचर होते हैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान होता है, हाईली रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक गुड टीचर इज हाईली रिस्पेक्टेड बाय ऑल, कि अच्छे शिक्षक को जो है वह समाज में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है सबों के द्वारा। तो यहाँ पे हाईली रिस्पेक्टेबल होगा, है ना। हम लोग बोलते हैं कि आई शैल बी हाईली ओबेलाइज्ड टू यू, तो यहाँ पे हाईली शब्द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर यू श्योर, आर यू डैश श्योर आई कैन नॉट हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे ये सभी के सभी रेदर, टू, क्वाइट, सो सभी के सभी जो है वह क्या है, एडवर्ब है। लेकिन रेदर का प्रयोग तब करते हैं जब निगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करना हो, है ना। टू का प्रयोग कब करते हैं, जब इन एडिशन टू के अर्थ में कुछ बातें करनी हो। सो का प्रयोग कब करते हैं, तो सो का प्रयोग हम लोग भी जो है वह इसलिए के तात्पर्य में करते हैं, यहां पे भी इन एडिशन टू के अर्थ में करते हैं। लेकिन क्वाइट का प्रयोग तब करते हैं जब एकदम एब्सोल्युटली हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं, परफेक्टली किसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्टली या एब्सोल्युटली किसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब जाकर के कन्फर्म अगर किसी चीज के बारे में बात करते हैं तब हम लोग क्वैच का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि क्या तुम एकदम पक्का हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो जब ऐसा पूछें कंफर्म होकर, श्योर होकर के कि क्या तुम पक्का हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे क्वाइट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ चलो। क्वेश्चन है आई एम बॉइलिंग कैन बी पुट द एयर कंडीशनर ऑन। कहते हैं कि मैं एकदम पूरी तरीके से गर्मी से उबल रहा हूं, परेशान हूं, उब गया हूं, क्या मैं जो है वह एसी को ऑन कर सकता हूं। तो इस तरह की परिस्थिति में हम लोग जो है वह एब्सोल्युटली, मतलब अगर पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से, बोलता है पूरा तरीके से हम परेशान ही हो गर्मी से, तो पूरे तरीके से, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली या एब्सोल्युटली का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाइगर्स वॉन्ट अटैक दे आर हंग्री। शेर जो है वह आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है ना, जब तक कि वह भूखा नहीं हो। तो जब तक कि वह भूखा नहीं हो, तो जब तक का अर्थ क्या होता है, अनलेस, ठीक है ना। द टाइगर वॉन्ट अटैक, शेर आक्रमण नहीं करता,
अनलेस जब तक कि दे आर हंग्री, वो भूखा ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फटाफट कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज डैश ब्यूटीफुल। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रुचि ले रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द अपार्टमेंट इज डैश ब्यूटीफुल, अपार्टमेंट जो बहुत सुंदर है। तो हम लोग इस तरह के लिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अगर किसी को बोलना होता है बहुत अधिक सुंदर है तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक्स स्लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द ऑनर सीम्स नाइस मतलब मालिक ठीक दिखता है, बट लेकिन सी टॉक्स डैश स्लो, वह जो है बहुत धीमा बातचीत करता है। तो ऑफुली का मतलब होता है बहुत बेकार, बहुत ज्यादा बेकार, बहुत बेकार। यानी वह जो है मालिक अच्छा, लेकिन यार बहुत धीरे धीरे बात करता है, बहुत बेकार तरीके से बात करता है, एकदम बोरिंग टाइप का है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। टेरेबली मतलब होता है भयानक, खतरनाक। अब भयानक और खतरनाक ढंग से क्या बात करेगा, मतलब बहुत बेकार ढंग से लोग बात करता है, एकदम बात करने का ढंग नहीं है, यानी ऑफुली। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देयर इज नॉट टाइम बिफोर द सेलिब्रेशंस स्टार्ट्स। कहते हैं देयर इज नॉट मच टाइम, मतलब अधिक समय नहीं है। बिफोर द सेलिब्रेशंस स्टार्ट मतलब सेलिब्रेशन स्टार्ट होने में अधिक समय नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम अनकाउंटेबल है इसलिए मच हो जाएगा, यानी देयर इज नॉट मच टाइम, यानी अधिक समय नहीं है। बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स, सेलिब्रेशन स्टार्ट होने में अधिक वक्त नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मच। अगले प्रश्न की तरफ चलो। देयर इज नॉट डैश मिल्क एट होम। मिल्क देखो क्या है बाबू, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो सम लगेगा नहीं, उसके बाद देखिए क्या है, एनी लगेगा नहीं, मेनी लगेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लिटिल मिल्क। देयर इज नॉट लिटिल मिल्क एट होम, थोड़ा भी दूध घर पे नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, प्लीज हैव डैश मोर राइस, यू हैव नॉट ईटेन मच। अब देखिए, कृपया थोड़ा और चावल लीजिए, कुछ और चावल लीजिए, आपने ज़्यादा नहीं खाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी प्लीज हैव सम मोर राइस मतलब कृपया थोड़ा चावल और लीजिए। यू हैव नॉट टेकन मच, तुमने बहुत ज़्यादा नहीं खाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।